बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश अध्याय 8 रचनाओं के साथ खेलना प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। इस अध्याय के दूसरे भाग में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 192 से लेकर 194 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है वर्ग और आयत। वर्ग यानी कि स्क्वायर और आयत को हम रेक्टेंगल भी कहते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने वर्ग और आयत को पहचानना सीख लिया है। आइए कुछ मूल आकृतियां देखें जिनकी सीमा सरल रेखाओं से बनी है, यानी कि ये जो है सीधी सरल रेखाओं से बनी होती हैं, स्ट्रेट लाइंस से बनी होती हैं। आकृति 8.3 में हम 4 वर्ग और एक आयत को देख पा रहे हैं। बीचों बीच यहाँ पे सेंटर में आपको एक आयत दिखाई दे रहा है और चारों कॉर्नर पे एक एक वर्ग है। आगे हम इन सब की जो विशेषताएं हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी हमें पता ही है ये आकृतियां कैसी हैं। हाँ, ये हमारे परिचित वर्ग और आयत है, परंतु इन्हें वर्ग या आयत क्या बनाता है। तो आगे यहाँ पे फिर से आप आयत को यहाँ पे 8.4 में देख सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी सी डी जो है एक आयत है, ठीक है। और यहाँ पे जो बिंदु 4 बिंदु आप देख पा रहे हैं, ए बी सी और डी, ये आयत के क्या हैं? शीर्ष हैं, कॉर्नर्स हैं, वर्टिसेस कह सकते हैं आप। तो ये शीर्ष बिंदु हैं, है ना। रेखाएं ए बी, फिर बी सी डी और डी से लेके ए तक, ये सारी रेखाएं जो हैं इस आयत की क्या हैं? भुजाएं हैं या साइड्स हैं। और यहाँ पे 4 कोण भी आपको दिखाई दे रहा है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ये 4 कोण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आयत में हमने देखा कि 4 शीर्ष, 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं, ठीक है। नीली भुजा आप देख पा रहे हैं ऊपर की ओर ए बी और नीचे की ओर सी डी या डी सी भी कह सकते हैं। इसकी सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजा या अपोजिट साइड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के सम्मुख स्थित हैं। सम्मुख का मतलब होता है अपोजिट, एक दूसरे के सामने। इसी प्रकार आप एडी और बीसी को भी देख सकते हैं, है ना। ये दोनों भी एक दूसरे की क्या है? सम्मुख भुजाओं के युग्म हैं, है ना। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं। तो याद रखिए यहाँ पे आयत की जो प्रॉपर्टी है वो आगे पेज में लिखी गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी आयत में पहली जो विशेषता है वो ये है कि सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, यानी कि ए बी जो है यहाँ पे बराबर होगा किसके? सी डी के, ठीक है ना। और दूसरी तरफ एडी जो है वो बराबर होगा बीसी के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो बराबर होगा किसके? डीसी के। ए बी और डीसी बराबर हैं और इसी तरह से एडी जो है वो बराबर है बीसी के। तो एक तो विशेषता ये हो गए, एक तो गुण आयत का ये हो गया कि आमने सामने की भुजा जो है क्या होती है? बराबर होती है। और दूसरा जो गुण है वो ये है कि सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगर आप इस कोण को मापेंगे, है ना, इसको बेस लेके इस कोण को, तो ये 90 डिग्री आएगा। इसको बेस लेकर के इसको मेजर करेंगे तो ये भी 90 डिग्री आएगा। इसको बेस लेके इसको मापेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। इस तरह से इसके चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जैसा कि आयतों के संदर्भ में किया है, वर्ग के लिए भी कोणों और भुजाओं को उसी प्रकार परिभाषित किया गया है। अगर हम यहाँ पे एक वर्ग ले लें, ठीक है, ए बी सी डी, है ना। यह आयत से किस प्रकार अलग होती है? आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पे भी 4 शीर्ष होंगे। शीर्ष की बात अगर करें तो ए बी सी और डी 4 शीर्ष हो गए, वर्टिसेस।
और अगर भुजाओं की बात करें तो ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए, इसमें भी 4 भुजाएं हो गई, है ना। और चूंकि इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो आमने सामने की भी भुजा बराबर कह सकते हैं कि होती हैं, है ना। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज जो है वो इस तरह से होगी, सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। ये चारों जो है बराबर होते हैं, ए बी बराबर है बीसी के, बीसी बराबर है सीडी के, सीडी बराबर है डीए के, यानी कि चारों भुजाएं एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। और इसके भी सभी कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि हम किसी भी वर्ग या आयत को किस तरह से नाम दे सकते हैं। कोई जरूरी है कि इस आयत को हम ए बी सी डी ही बोलें, या फिर हम इसे कुछ और नाम भी दे सकते हैं। तो आप यहां पे देखें, आकृति 8.4 में कुछ इस तरह का आयत हमें दिया गया था। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, जो पिछले पेज में नीचे में आयत बनी हुई है। आकृति 8.4 में आयत को देखिए, इसका नाम ABCD दिया गया है। इस आयत को नामित करने के और भी तरीके, जैसे देखिए, अब जैसे ABCD दिया गया था तो आप इसको BCDA भी कह सकते हैं। अगर आप C से शुरू करेंगे तो CDAB भी कह सकते हैं, रेगुलर होना चाहिए, इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर आप D से शुरू करते हैं तो DABC भी हो सकता है। ए से उल्टा अगर चलते हैं, आपने शुरू में ऐसे रखा ABCD, अगर आप उल्टा चलेंगे तो ADCB भी हो सकता है। इसी तरह से DCBA भी हो सकता है। इसी तरह से CBAD भी हो सकता है। इसी तरह से BADC भी हो सकता है इसका नाम, ठीक है। तो क्या एक आयत का नाम उसके कोनों के लेबलों के किसी भी संयोजन का उपयोग करके रखा जा सकता है? नहीं, किसी भी संयोजन को लेके नहीं चल सकते आप, आपको रेगुलर चलना पड़ेगा। अगर आप मान लिया जाए बी से शुरू कर रहे हैं तो BDAC नहीं कर सकते आप, आपको BADC करना पड़ेगा या BCDA करना पड़ेगा। यहां से रेगुलर चलना होगा, B के बाद A, फिर D, फिर C, या फिर B से C, फिर D, फिर A, ऐसा चलना पड़ेगा। अगर आप B के बाद सीधा D पे आ जाते हैं तो ये नहीं चलेगा। BD देखिए, यहां से आपको ऐसा आना पड़ रहा है ना, तो BDAC ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए ABDC, A B के बाद C आना चाहिए था, लेकिन ABDC तो ये नहीं हो सकता, ऐसा नाम आप नहीं रख सकते। ACBD अगर आप रखना चाहते हैं तो A से देखिए, A के बाद आप तो इधर आपको B रखना पड़ेगा, ABCD या ADCB, लेकिन A से सीधा C पे आप आ रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ACBD है ना, ये आप नहीं रख सकते, ठीक है। आपको क्या करना है, संयोजन करके चलना है, एक के बाद एक ऐसा लेके चलना, कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं चलना है, ठीक है। क्या आप देख सकते हैं कि कौन से नाम मान्य हैं और कौन से मान्य नहीं हैं? तो यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक वैध, जो वैलिड नाम में आयत के कोनों का क्रम किसी भी कोने से शुरू होकर आयत के चारों ओर एक ही दिशा में बना रहता है। या तो आप ऐसे चल सकते हैं ABCD, ऐसा ऐसा चल सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो फिर आप ऐसे चल सकते हैं, ठीक है। ए से मान लिया डी की तरफ नीचे आइए पहले, फिर यहां पे सी के तरफ जाना पड़ेगा, फिर आपको बी के तरफ जाना पड़ेगा और फिर बी से ए की तरफ आना पड़ेगा, ऐसा चलेगा ADCB या फिर ABCD। आप या तो ऐसा चल सकते हैं या ऐसा चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ए के बाद सी या बी के बाद डी को डायरेक्ट नहीं ला सकते, आपको ऐसा चलना पड़ेगा या ऐसा चलना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम नामकरण कर सकते हैं। आइए इसको और क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या लिखा है, इनमें से कौन सा नाम चित्र में दिखाए गए वर्ग के लिए मान्य नहीं है? तो यहाँ पे एक वर्ग का नाम दिया गया है, जैसे देखिए पहला नाम दिया गया है PQSR, यहां से चल रहा है PQS, यहाँ पे ये देखिए गड़बड़ है, P के बाद Q है, Q के बाद R आना चाहिए ना,
लेकिन पी क्यू एस दे दिया है, तो यहां से तो ऑर्डर गलत हो गया। अगर पी के बाद क्यू आया तो क्यू के बाद आर आना चाहिए, फिर एस आना चाहिए था, तो ये जो है मान्य नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं एस पी क्यू आर, यहां से चला है एस पी क्यू आर, तो ये हो सकता है। देखिए ऐसे चल रहा है एस पी क्यू आर, तो ये सही है, वैलिड है ये। तीसरा नंबर पे है आर एस पी क्यू, यहां से आर से शुरू किया, आर से एस, फिर पी, फिर क्यू, ये भी वैलिड है, ये भी चलेगा। चौथा नंबर देखिए क्या है, क्यू से स्टार्ट किया है, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी, तो ये भी चलेगा, ये भी वैलिड नाम है। लेकिन यहाँ पे जो पहला नंबर पे था पी क्यू और आर एस होना चाहिए था, लेकिन दे दिया है पी क्यू एस आर, जो कि गलत है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इनमें से कौन सा चित्र में दिखाए गए वर्ग के लिए मान्य नहीं है, तो ये वाला होगा आंसर आपका 1 नंबर, ये मान्य नहीं है। क्लियर है। आगे है घुमाए गए वर्ग और आयत, यानी कि रोटेट किया गया स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। यहां चित्र में एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक वर्गाकार कागज का क्या है, टुकड़ा है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर लंबाई की हैं और सभी कोण 90 डिग्री के बराबर हैं, जो कि एक वर्ग की प्रॉपर्टी भी है, एक उसकी विशेषता है कि उसके सभी जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं और उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसे चित्र में दिखाए अनुसार घुमाया जाता है, इसे रोटेट करके इस तरह से जो है, इस वर्ग को रोटेट करके इस तरह से ला दिया गया है। ठीक है, क्या यह अब भी एक वर्ग है? तो ये अब भी एक वर्ग है या नहीं है, हम इसकी जांच कर सकते हैं। अगर इसके अभी भी सारे जो भुजाएं हैं बराबर लंबाई की हों और सभी कोण जो है 90 डिग्री के हों, तो हम कह सकते हैं कि यह अभी भी क्या है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। आइए जांचें कि क्या यह अभी भी वर्ग के गुणों को संतुष्ट करता है, यानी क्या अब भी इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो आप देखेंगे तो इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसे हम अभी आपको करके भी दिखाएंगे। और आगे है कि क्या अब भी सभी कोणों की माप 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जवाब है कि हाँ, यानी कि रोटेट करने से उसके जो गुण है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वर्ग है जो इस तरह से अभी इस पोजीशन में है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया है, थोड़ा सा घुमा दिया, इस वर्ग को इस तरह से घुमा के जो है हमने इस पोजीशन में रख दिया है, रोटेट कर दिया है। ठीक है, तो रोटेट करने से क्या इसके माप बदल गए, क्या इसके कोण बदल गए? नहीं, तो ये जो है अभी भी क्या है, इसमें वर्ग के गुण मौजूद हैं। आप इसे माप के भी देख सकते हैं। चलिए जैसे यहां पे देखते हैं, ये वाला जो वर्ग है हमारा, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, देखिए यहां पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर है, 2.1 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के ये 2.1 आ रहा है। यहां से भी देखेंगे इस वाले भुजा को, तो ये भी जो है 2.1 ही है। यहां पे देखते हैं 2.1 यहां भी है, और ये भुजा भी जो है आप माप के देख सकते हैं, तो 2.1 ही ये भी ठहर रहा है। अगर हम इस वाले रोटेशन के बाद, घुमाने के बाद जब हम इस वर्ग की मेजर करते हैं प्रत्येक भुजा को, तो देखते हैं ये भी देखिए आप ध्यान से बिल्कुल, तो ये भी 2.1 पे ही आके रुक रहा है। इसकी एक भुजा को हमने मेजर कर ली, ये दूसरी भुजा को मेजर कर रहे हैं, ये भी देखिए 2.1 है। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी 2.1 पे ही आके रुक रहा है। और इसी तरह से इस भुजा को भी अगर हम मापते हैं तो ये देखिए 2.1 पे ही रुक रहा है, यानी कि अभी भी इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, रोटेट करने के बाद, घुमाने के बाद भी बराबर हैं। अब हम एक एक करके इसके कोणों को मापते हैं। जैसे ये 90 डिग्री 90 डिग्री तो ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पे आप कोण को मापना पहले ही चैप्टर्स में सीख चुके हैं, है ना। यहाँ देखिए ये बेस लाइन अगर हम लेके चलते हैं तो ये पूरा स्ट्रेट 90 डिग्री जा रहा है। इसी तरह से इस वाले अगर कोण को आप मेजर करते हैं, है ना, तो ये कोण जो है देखिए यहाँ पे 90 डिग्री जा रहा है।
यहाँ पे यहाँ से अगर हम बेस लाइन लेके चलते हैं तो ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे इस वाले कॉर्नर पे, तो ये भी 90 डिग्री जा रहा है। इसी तरह से आप इस कोण को भी मापेंगे, है ना, तो ये भी देखिए 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे कोण बराबर हैं, 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे भी हमने सारी भुजाओं को ऑलरेडी माप लिया है, मेजर सबकी सेम है। यहाँ पे भी अब हम कोण को मापेंगे। अब मान लिया जाए कि इसे हम बेस लाइन अगर लेते हैं तो इस कोण को हम देखेंगे कितना डिग्री है। यहां देखिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी देखिए आप 90 डिग्री है। एक दो कोण और मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इस कोण को मापें, ये जो स्ट्रेट जा रही है, तो यहां से हम जीरो लाइन लेके चलेंगे तो ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री है। तो इस तरह से आप चारों कोण को मेजर कर लें एक एक करके, सारा का सारा 90 डिग्री ही होगा। इस तरह से ये साबित हो जाता है कि जब हम किसी वर्ग को रोटेट करते हैं तो उसकी भुजाओं की माप और कोणों की माप में कोई बदलाव नहीं आता है। वर्ग को घुमाने पर इसकी भुजाओं की लंबाई तथा कोणों के माप नहीं बदलते, इसलिए यह घुमाई हुई आकृति वर्ग के दोनों गुणों को संतुष्ट करती है, अतः यह अब भी एक वर्ग है। ठीक है, इसी तर्क के आधार पर एक घुमाया गया आयत भी आयत ही रहता है। अगर हम किसी आयत को भी रोटेट कर दें तो उसके भुजाओं की लंबाई में या फिर चारों कोणों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो तब भी एक आयत यानी कि रेक्टेंगल ही रहता है। आगे है, आइए पता लगाएं। ये पेज नंबर 194 है और यहाँ पे हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, डॉट पेपर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह का पेपर होता है जिसमें डॉट लाइंस बने होते हैं। तो डॉट पेपर पर एक आयत और 4 वर्गों का प्रारूप खींचिए जैसा आकृति 8.3 में दिखाया गया है। तो 8.3 इस तरह की प्रारूप थी। यहाँ पे देखिए एक आयत आपको सेंटर में बनाना है और चारों कॉर्नर पे देखिए एकदम समान दूरी पे जो है 4 वर्ग बनाए गए हैं यहाँ पे। इसी तरह का हमें एक प्रारूप बनाना है। ठीक है, और आगे कहता है कि आकृति को पुनः इस प्रकार बनाने के लिए चारों वर्ग सम्मित रूप से आयत के चारों ओर रखे जाएं, यानी कि समान दूरी पर हों, है ना। आप क्या करेंगे, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें एक डॉट पेपर की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास डॉट पेपर नहीं है तो आप इस पुस्तक के अंत में जाएं, वहां पे आपको एक पेज मिल जाएगा जिसमें डॉट्स बने हुए हैं। मैं भी उसी डॉट पेपर का इस्तेमाल करने वाला हूं। और क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि वैसी आकृति जैसा कि 8.3 में बना हुआ है, आप क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें केवल एक सावधानी बरतनी होगी। जब हम आयत बनाएंगे तो उसके चारों कॉर्नर पर एक समान दूरी के लिए हम डॉट्स का उपयोग करेंगे। समान डॉट की दूरी लेकर के ही हम चारों वर्ग को बनाएंगे, जैसा कि अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम पुस्तक के अंत में दिए गए जो शीट्स हैं उसमें से एक है ये डॉट वाला शीट। तो यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे मदद लेंगे रूलर की, यानी कि स्केल की मदद लेंगे और उसकी मदद से जो है हम एक आयत बनाएंगे और उसके चारों ओर जो है वर्ग बनाएंगे, जो कि 8.3 आकृति में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं बीचों बीच। और आयत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 डॉट को लेकर के बनाते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 डॉट की लंबाई ले लेते हैं हम। ठीक है, और 4 डॉट की चौड़ाई ले लेंगे। तो यहां से हम चौड़ाई लेते हैं 1 2 3, ये 4 डॉट हो गए। 4 डॉट की हमने जो है चौड़ाई रखी है। तो यहाँ पे नीचे में भी लंबाई हम 6 डॉट का ही लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से 1, ये 2, ये 3 4 5 और ये 6 डॉट हो गए हमारे। तो लंबाई 6 डॉट की है और चौड़ाई हमने 4 की रखी है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4,
इन सबको केवल मिला देते हैं तो हमारा एक आयत यहाँ पे जो है बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसके चारों कॉर्नर पर जो है एक वर्ग बनाना है जो कि सममित हो, यानी कि इक्वली डिस्टेंस पे हो, है ना। तो इसके लिए मान लिया जाए हम एक डॉट यहाँ पे छोड़ करके यहाँ पे इस तरह से एक वर्ग बना लेते हैं। आप स्केल की मदद लेकर के भी परफेक्ट एक वर्ग यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेंसिल से ही बना दिया है। आप चाहें तो इसका साइज और भी बड़ा लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां से भी देखिए, इसके बाद एक डॉट हमने छोड़ के यहाँ पे ये 4 डॉट को जोड़ देना है। इस तरह से ये समान दूरी पे आपको दिखेगा, है ना। नीचे की ओर भी एक डॉट ये वाला छोड़ करके, है ना, हम यहां से इस तरह से एक वर्ग बना लेते हैं और यहाँ पे भी ये वाले डॉट को छोड़ के यहां से इस तरह से एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आकृति 8.3 की भांति जो है हमने एक आयत और इसके चारों कॉर्नर पे एक एक वर्ग बनाया है और इसके बीच में जो है समान दूरी आप देख सकते हैं, है ना। इतना इतना जो है जगह छोड़ा हुआ है। ये देखिए, इतना जगह यहाँ पे छोड़ा है, इतना यहाँ, इतना ही दूरी का यहाँ पे हमने छोड़ा और इतना ही दूरी का यहाँ पे हमने छोड़ा है। चलिए, तो इस तरह से हमने आकृति 8.3 के अनुसार यहाँ पे एक आयत और 4 वर्ग जो कि समान दूरी पे स्थित हैं बना लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा प्रश्न है, पहचानिए कि क्या इस संग्रह में कोई वर्ग है, यदि आवश्यकता हो तो मापन का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 4 हमें फिगर दिए गए हैं, एक एक करके हमें चारों में वर्ग की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं या नहीं और चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं या नहीं। अगर कोई ऐसा फिगर है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इन चारों में कोई एक या कोई 2, है ना, वर्ग है। तो आइए एक एक करके हम चेक करते हैं। जैसे पहली आकृति को देखते हैं, यहाँ पे तो हम डॉट की मदद से भी देख सकते हैं। यहाँ पे कितने डॉट्स का यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 है। नीचे की ओर देखिए 1 2 3 4 5 है। फिर यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4 5 डॉट्स से बने हुए हैं, यानी कि इनकी सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। आप चाहें तो रूलर यानी स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। ये देखिए 2 सेंटीमीटर इसकी भुजा है यहां से लेके यहां तक में। इसी तरह से आप इस भुजा को भी मापें, इसकी मेजर भी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। हालांकि एग्जैक्टली देखने से ये 1.9 जो है प्रतीत होता है। तो इसे भी एक बार देख लेते हैं फिर से। तो ये भी 1.9 ही एग्जैक्टली है। राउंड फिगर में अगर लेंगे तो 2 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर लेंगे माप तो ये 1.9 ठहर रहा है। देखिए, है ना, 1 मिलीमीटर जो है कम हो जाता है। तो इस तरह से इसकी चारों भुजाओं की जो माप है वो 1.9 सेंटीमीटर तो इक्वली हमें मिल रहा है। अब हम इसके चारों कोण को भी मेजर कर सकते हैं। मान लिया जाए सबसे पहले हम इस एंगल को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस लाइन हमारा ये होगा और इस एंगल को हमें मेजर करना है। तो सेंटर पे सेंटर को रखिए, बेस लाइन को कवर कीजिए। यहाँ से 0 चल रहा है, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री के सामने है। इसी तरह से अगर हम इसको बेस लाइन लेके इस वाले एंगल को मेजर करें तो ये वाला भी देखिए हमारा कितना डिग्री है। सेंटर को सेंटर में पहले रखेंगे और बेस लाइन को अच्छे से कवर करके देखेंगे तो ये भी बिल्कुल देखिए यहाँ पे 90 डिग्री जा रहा है। बुक को मूव करके आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये बिल्कुल 90 डिग्री ही है। तो अब हम इस एंगल को भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल है इस तरह से, ये अगर बेस लाइन लेते हैं तो इस तरफ जो है ये 90 डिग्री ही है। तो इस तरह से ये यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे ही दर्शाता है। तो इस तरह से इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है ना, क्योंकि इसके चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं और चारों भुजाओं की माप भी क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे हम डॉट लाइन से डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डॉट नहीं दिया गया है, एक लाइन में नहीं है। देखिए यहाँ के बाद ये आना चाहिए था स्ट्रेट में, लेकिन ये स्ट्रेट डॉट से नहीं मिलाया गया है, ये उल्टा सीधा है ना। यहाँ पे है, उसके बाद इस डॉट के ऊपर लाइन जा रहा है, फिर इस डॉट के और भी ऊपर चला गया, इस डॉट के पास आ गया है। तो यहाँ पे हम डॉट से तो नहीं मिला सकते,
यहाँ पे अगर हम मेजर करेंगे भुजाओं की माप अगर लेंगे तो यहाँ पे कितना है, ये 1 कितना है 5 6 1.7 आप लेके चले, इसकी मेजर है। यहाँ पे भी अगर हम मेजर करते हैं इस भुजा को तो चलिए ये भी मान लेते हैं कि 1.7 ही है, ठीक है ना। यहाँ पे भी 1.7 है और यहाँ पे भी अगर हम इसको मापते हैं तो 1.7 ये ठहर रहा है, ठीक है। तो भुजाओं की माप तो मिल गई, ओके है। लेकिन क्या इसके सभी कोण 90 डिग्री के हैं? तो कोई एक कोण को पहले माप करके देखते हैं। मान लिया जाए इस वाले एंगल को पहले हम चेक करेंगे, बेस लाइन हमारा ये होगा। तो बेस लाइन को ऐसा रखें सीधा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये एंगल जो है 90 डिग्री यहाँ पे आना चाहिए था, इस सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये लगभग में जो है 80 डिग्री से भी कम, लेकिन ये 80 डिग्री से थोड़ा कम दिख रहा है, लगभग 75 डिग्री के आसपास ये ठहर रहा है। ये 90 डिग्री जो होता तो ये थोड़ा और स्ट्रेट ऐसा आना चाहिए था, ये जो है 90 डिग्री से कम हो जा रहा है। तो कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो वो एक वर्ग नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि ये एक वर्ग नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम भुजाओं को मापने से पहले इसके कोणों को ही माप लेते हैं। अब मान लिया जाए इस वाले एंगल को पहले देखते हैं, इसको बेस लाइन लेके चलते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए ये अगर बेस लाइन है आपका, यहाँ पे सेंटर है। अब यहाँ पे जो ये कोण है देखिए 90 डिग्री हमारा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो है इसकी जो लाइन जा रही है यहाँ पे लगभग 100 डिग्री से थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है। ये देखिए ये लाइन है आपका, ये यहाँ पे 100 डिग्री से थोड़ा एक्सेस ही दिख रहा है। तो ये 90 डिग्री का तो है नहीं, ये यहाँ पे ऐसा कुछ आना चाहिए था 90 डिग्री के लिए, लेकिन ये 90 से बड़ा हो जाता है कोण। तो बाकी के कोणों को देखने की जरूरत नहीं, कोई एक कोण अगर 90 डिग्री से छोटा या बड़ा हो गया तो वो वर्ग कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस फिगर को तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये एक आयत है, वर्ग है नहीं, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है। इसमें वर्ग का एक प्रॉपर्टी तो मैच हो रहा है, यानी अगर आप इसको माप करेंगे तो इसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, ये आमने सामने की भुजा बराबर हो सकती है जो कि आयत की प्रॉपर्टी में है। तो ये एक आयत है लेकिन वर्ग बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे केवल ये वाला जो फिगर ए था वो हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है, और इसमें जो वर्ग की दोनों विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 डिग्री के, तो ये इसमें मैच करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फिगर ए जो है वो वर्ग है। आगे यहाँ पे दिया है कि सोचिए उपरोक्त आकृति में बिना मापन उपकरणों का उपयोग किए, मतलब आप स्केल वगैरह का उपयोग न करें, क्या यह बताना संभव है कि भुजाएं बराबर हैं या नहीं। तो भुजाओं के बराबर होने के लिए हाँ, इस तरह से अगर डॉट लाइन एक सीध में होगा तो हम कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने डॉट लाइन को जोड़ के बताया कि सब में जो है 5-5 डॉट है और एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो ये पॉसिबल है। और कौन समकोण है या नहीं, इसके लिए हमें जो है मेजर करना होगा, ठीक है ना। और क्या हम यह केवल डॉट पेपर में शीर्षों की स्थिति देखकर ज्ञात कर सकते हैं, तो हर स्थिति में यह संभव नहीं है। कभी कभी हम डॉट लाइन को देखकर भी बता सकते हैं। जैसे देखिए डॉट लाइन में अगर हम कोण को दिखाना चाहते हैं तो अगर कोई हमारा लाइन इस तरह से आ रहा है और इस तरह से चल रहा है ना, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर हमारा मूवमेंट में है या फिर कहें कि घुमाव, अगर घुमाया हुआ कोई आकृति है इस तरह से अगर बना हुआ है ना, इस तरह से बना हुआ है, तो भी हम बता सकते हैं कि ये एक 90 डिग्री का कोण है ना। लेकिन यहाँ पे डॉट क्या होना चाहिए, एक ही सीध में होना चाहिए, चाहे वो क्रॉस ही क्यों ना हो। अगर इस तरह से होंगे कि डॉट लाइन जो है ऊपर नीचे है तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। क्लियर है। चलिए तीसरा नंबर पे क्वेश्चन है, डॉट पेपर पर एक कम से कम 3 घुमाए गए वर्ग और 3 घुमाए गए आयत खींचिए
उन्हें इस प्रकार खींचिए कि उनके कोने डॉट पेपर के डॉट्स यानी बिंदु पर हों। जांच कीजिए कि आपने जो वर्ग और आयत बनाए हैं वे उनके संगत गुणों को संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो 3-3 बनाना है। मैं आपको कम से कम एक वर्ग और एक आयत घुमाए गए मतलब कह सकते हैं कि रोटेट किए हुए स्थिति में बना के दिखाता हूं। बाकी का 2 आप खुद से बना लेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एक आयत को बनाते हैं जो रोटेटेड हो। तो यहाँ पे हम इस तरह से डॉट बिंदु लेते हैं और यहाँ पे भी हम कुल मिला के 6 डॉट्स का इस्तेमाल करेंगे लंबाई के लिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और चौड़ाई के लिए फिर से हम 4 डॉट्स ही लेंगे जो कि इस तरह से होना चाहिए। एक ही सीध में रखना है, आपको याद रखना है। या 3 ही लेते हैं, चलिए 3 डॉट्स की यहाँ पे हम चौड़ाई लेते हैं। 1 2 3, ठीक है। अब यहां से फिर से लंबाई जब हम खींचेंगे तो हमारा 6 डॉट्स होना चाहिए, ठीक है। पहले में भी ऊपर की तरफ 6 था, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मिला के अच्छे से बनाएं। 1 2 3 4 5 और ये छठा डॉट है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया, ये स्केल आपको सीधा रखना है। तो ये हो गया और यहां से 1 2 3 आपको बनाना है, ठीक है। ये लीजिए, बन गया आपका एक आयत बन चुका है, रोटेटेड है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 डॉट, यहाँ पे भी 3 डॉट, आमने सामने की भुजा क्या हो गई बराबर। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट है। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हैं। तो यहाँ पे ये एक रोटेटेड आयत की संरचना हो चुकी है। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी की बात करें तो चारों कोण इसके जो है 90 डिग्री के होने चाहिए। तो आप मेजर कर सकते हैं। मान लिया जाए इसे बेस लाइन लेके इसे मापते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बिल्कुल 90 डिग्री आपको दिखेगा। ये दिख रहा है, ये लाइन जो जा रही है बिल्कुल 90 डिग्री पे। इसी तरह से अगर हम इस लाइन को बेस ले लें और इसे मेजर करें तो ये भी हमें 90 डिग्री का बिल्कुल दिखाई देगा। तो ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री का है, जा रहा है 90 डिग्री। इसी तरह से इसको अगर आप बेस ले लें, इस लाइन को अगर इस भुजा को मापें तो ये भी जो है बिल्कुल 90 डिग्री आपको दिखाई देगा। तो दिख रहा है ये भी 90 डिग्री पे जा रहा है। इसी तरह से आप इसको भी मेजर कर सकते हैं, है ना। ये डॉट डॉट से मिला के अच्छे से ध्यान से देखें तो ये भी जो है थोड़ा सा मिसिंग दिख रहा है, बट ये भी आपको 90 डिग्री का ही बनेगा एग्जैक्टली। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्केल घूम गया था, तो ये भी बिल्कुल 90 डिग्री का ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चारों एंगल यहाँ पे आप इसको भी रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री का दिख रहा है ना आपको, ठीक है। इस तरह से हमने इसके चारों कोण को मेजर कर लिया जो कि 90 डिग्री है। अब हम आमने सामने की भुजा को मेजर कर लेते हैं। जैसे यहां से अगर हम लेके चलें तो ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है। यहां से भी 7.5 ही आना चाहिए, एग्जैक्टली वही 7.5 है। अब ये वाली भुजा देखिए कितना है, तो ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, तो ये भी देखिए 3 सेंटीमीटर है। तो ये रोटेटेड हमने एक आयत बना लिया। आप इसी तरह से और 2 आयत बनाएं। एक में 5 डॉट लेकर के बना लें, है ना, और एक में और 7 लेकर के बना ले लंबाई के लिए। और चौड़ाई में आप चाहें तो 4 3 जो भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। ऐसा करके आप 2 आयत और बना लें। यहाँ पे हम एक वर्ग की रचना करेंगे जो कि रोटेटेड हो। तो आइए थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। हम यहाँ पे 3 डॉट लेके चलेंगे, 3 डॉट की मदद से बनाएंगे एक रोटेटेड वर्ग, ठीक है। इस तरह हमने 3 डॉट लिए हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स इस तरह से लेंगे, देख पा रहे हैं आप बिल्कुल। चलिए तो और इसको अच्छे से मिलाइए इस तरह से, है ना। अब यहां से भी हम 3 डॉट लेंगे, इस तरह से एक सीध में खींचना है बिल्कुल। तो ये 3 डॉट हमने यहाँ पे मिला लिए। और चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो नीचे की ओर जो बच गया है भुजा, ये भी हमें 3 डॉट से ही मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये हमने मिला लिया। ये हमारा वर्ग जो है
रोटेटेड में यानी कि घुमावदार स्थिति में बनके तैयार है। इसकी भी प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3-3 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा होनी चाहिए। तो हम मेजर कर रहे हैं एक एक करके, आप देख पा रहे होंगे ये सारी भुजाओं की जो लंबाई है बिल्कुल 3-3 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दिख रही हैं बिल्कुल। अब हम प्रोटेक्टर की सहायता से, जिसको हम चांद भी बोलते हैं, कोण मापक भी बोलते हैं, इसकी मदद से हम चारों कोण को भी एक एक करके मेजर करते हैं कि ये चारों कोण जो है 90 डिग्री के बराबर हैं या नहीं है। तो ये अगर हम बेस लाइन लेते हैं तो इसको पहले मेजर करेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा, है ना। ये लाइन बिल्कुल 90 डिग्री के सामने है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप रख पाए सीधा इस तरह से, देखिए ये भी 90 डिग्री को जाता है। इसी तरह से आप बाकी कोनों को भी मापेंगे तो एग्जैक्टली वो 90 डिग्री पे आके दिखेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं इस बेस लाइन के सामने, इसको आप देखिए तो ये भी 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप और अलग अलग साइज के 4 डॉट्स के साथ 4-4 डॉट चारों तरफ लेना है, 5 डॉट चारों तरफ लेना है, 2 और वर्ग खुद से बना लें, ठीक है। और इसी के साथ ये सेशन जो है बच्चों यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे काफी एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।